मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आप लोगों के लिए डियर स्टूडेंट एक स्पेशल क्लास लेकर आया हूं जिसमें डियर स्टूडेंट हम लोग सॉल्व करेंगे त्रिकोणमिति और मेंसुरेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जैसा कि डियर स्टूडेंट आपको भी पता है कि त्रिकोणमिति और मेंसुरेशन एक ऐसा पोर्शन है जिससे आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में प्रत्येक वर्ष मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि हम बात करें डियर स्टूडेंट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में, तो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में डियर स्टूडेंट मेंसुरेशन से कम 20 से 22 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। 20 से 22 क्वेश्चन जो आपका होने वाला है वो आपका त्रिकोणमिति और मेंसुरेशन से ही होने वाला है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट हम बात करें आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में, तो आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में भी डियर स्टूडेंट त्रिकोणमिति और मेंसुरेशन से भी प्रत्येक वर्ष 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि डियर स्टूडेंट कि त्रिकोणमिति और मेंसुरेशन एक ऐसा पोर्शन है जिससे हम मैक्सिमम नंबर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अपने पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में। तो डियर स्टूडेंट आज की क्लास में हम लोग मेंसुरेशन और त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को बिल्कुल शानदार तरीके से कवर करने वाले हैं। 5 से 6 क्वेश्चन डाउट वाले भी है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे लास्ट में। सबसे पहले डियर स्टूडेंट त्रिकोणमिति और मेंसुरेशन के कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन को बिल्कुल शानदार तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के साथ साथ उनके ट्रिक भी आपको बताने वाला हूं। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे डियर स्टूडेंट। यदि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पता है तो मैक्सिमम आप 5 सेकंड के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन को, चाहे त्रिकोणमिति का हो या मेंसुरेशन का हो, मैक्सिमम 5 सेकंड में कर पाएंगे। यदि आपका थोड़ा सा हार्ड होगा क्वेश्चन तो मैक्सिमम आपका जो टाइम लगना है वो 10 सेकंड। तो 5 से 10 सेकंड के अंदर सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। प्रत्येक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल और आसान है और जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में सॉल्व कराने वाला हूं, टोटल क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में बार-बार रिपीटेड क्वेश्चन है। जो भी स्टूडेंट अच्छा रैंक लाना चाहता है, चाहे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में या आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में, टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर देख लेना डियर स्टूडेंट। इस क्लास के माध्यम से 4 से 5 क्वेश्चन 100% आना है आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में। तो जो भी स्टूडेंट अच्छा रैंक लाना चाहता है, क्लास को पूरी तरह से जरूर देखेगा जिससे वे बेस्ट नंबर स्कोर कर सके अपने पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है cos 75 डिग्री का मान है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जिस भी स्टूडेंट को फार्मूला पता होगा वो बिल्कुल सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकता है। तो cos 75 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट cos 45 डिग्री प्लस का 30 डिग्री। अब यहाँ पर फार्मूला कौन अप्लाई होगा? यहाँ पर आपका फार्मूला अप्लाई होगा डियर स्टूडेंट cos a प्लस b का। तो cos a प्लस b का फार्मूला क्या होता है? cos a प्लस b का फार्मूला होता है cos a cos b माइनस का sin a sin b। हमेशा ध्यान में रखिएगा cos a प्लस b के फार्मूले में बीच में माइनस आता है। तो cos a प्लस b का फार्मूला लगा दो cos a cos b माइनस का sin a इनटू का आपका हो जाएगा sin b। अब सारी वैल्यू रख दो तो cos 45 डिग्री का मान 1/कड़ी में 2, cos 30 डिग्री का मान कड़ी में 3/2 माइनस का sin 45 का 1/कड़ी में 2 और sin 30 का 1/2। तो इसको आप सॉल्व कर लो, कितना मिलेगा? कड़ी में 3/2 कड़ी में 2 यहां से मिलेगा, माइनस का 1/2 कड़ी में 2 यहां से मिलेगा। तो फाइनल जो आपका रिजल्ट मिलने वाला है कड़ी में 3 माइनस का 1/2 कड़ी में, यही आपका राइट आंसर होगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पता है तो ऐसे क्वेश्चन को मैक्सिमम 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं।
देखते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही बेहतरीन और सिंपल क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल वे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है डियर स्टूडेंट, cos c प्लस d इनटू का cos c माइनस d का मान बराबर है। तो जो भी स्टूडेंट हमारी पिछली क्लासेस ले रखा होगा त्रिकोणमिति का, वो इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है बिल्कुल फार्मूला ही है, बिल्कुल फार्मूला ही पूछा गया है। तो cos c प्लस d इनटू का cos c माइनस d का मान किसके बराबर है ये आपको बताना है। यह आपका एक फार्मूला का रूप है। तो cos c प्लस d इनटू cos c माइनस d जो बराबर होता है वो आपका होता है cos स्क्वायर c माइनस का sin स्क्वायर d के बराबर होता है। जैसा कि मैंने आपको फार्मूला में बताया था कि यदि आपका cos a प्लस b इनटू का cos a माइनस b के रूप में हो, तो उसको हम cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर b लिख सकते हैं, या उसी को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर a माइनस का cos स्क्वायर b के रूप में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा cos स्क्वायर c माइनस का sin स्क्वायर b होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो देख सकते हैं यदि आपको कॉन्सेप्ट और फार्मूला अच्छी तरीके से पता है तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैक्सिमम आपको 4 से 5 सेकंड लगेंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे डियर स्टूडेंट, यदि आपको पता हो तो बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हो। देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को बोला है tan पाई बाय 4 प्लस का थीटा इनटू का tan 3 पाई बाय 4 प्लस का थीटा, इसका मान क्या होगा। तो देखो बिल्कुल सिंपल और आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन में बोला है डियर स्टूडेंट कि tan पाई बाय 4 प्लस थीटा इनटू का tan 3 पाई बाय 4 प्लस थीटा का आप मान बताओ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, पाई बाय 4 का मान कितना होता है 45 डिग्री प्लस का थीटा हो जाएगा। और tan 3 पाई बाय 4 का मान किसके बराबर होता है 3 पाई बाय 4 आपका 135 डिग्री के बराबर होता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं tan 135 डिग्री प्लस का थीटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो यहां पर आप फार्मूला लगा दो tan a प्लस b का। तो tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता है tan a प्लस का tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस का tan a इनटू का tan b। और सेम फार्मूला tan a प्लस b का यहां पर भी लगा दो। तो tan a प्लस b का यहां पर फार्मूला लगाओगे तो क्या होगा tan a प्लस का tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस का tan a इनटू का tan b। अब सारी वैल्यू पुट कर दो तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है प्लस का tan थीटा हो जाएगा, नीचे में आ जाना 1 माइनस का इसका tan 45 डिग्री का मान 1 होगा, 1 का गुणा tan थीटा में करोगे तो tan थीटा मिल जाएगा, इनटू का tan 135 डिग्री का मान कितना होता है tan 135 डिग्री का मान माइनस का 1 होता है। मैंने बहुतों बार आपको बता चुका हूं कि tan 135 डिग्री का मान माइनस का 1 होता है। कैसे होता है tan 135 को हम लिख सकते हैं tan 90 प्लस 45 के रूप में। तो tan 90 प्लस 45 किसके बराबर होगा माइनस का cot 45 डिग्री, जिसका मान माइनस का 1 होगा प्लस का आपका हो जाएगा tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस का tan 135 डिग्री का मान माइनस का 1 होता है। तो यह फार्मूला का माइनस और यह इसका माइनस, दोनों माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएंगे, इनटू का आपका हो जाएगा tan थीटा। अब देखो 1 प्लस tan थीटा से 1 प्लस tan थीटा कैंसिल, ऊपर में आप माइनस कॉमन ले लो। तो ऊपर में जब आप माइनस कॉमन लोगे तो माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी और प्लस वाली वैल्यू आपका माइनस हो जाएगी। तो ऊपर से आप माइनस कॉमन लोगे तो मिल जाएगा 1 माइनस का tan थीटा
और नीचे में आपका ऑलरेडी 1 माइनस का टेन थीटा है, तो 1 माइनस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा कैंसिल आउट होगा, फाइनली आपको मिल जाएगा माइनस का वन। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। तो देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, यदि आपको बेसिक कांसेप्ट अच्छी तरीके से पता है तो किसी भी क्वेश्चन को चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन पूछा जाए मैक्सिमम आप 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो। तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल और आसान है, और इस तरीके से मैं आपको डियर स्टूडेंट सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा कि आप देखते ही प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व कर पाओगे। तो बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताने वाला हूं, जिससे आपको किसी भी प्रकार का डाउट और कंफ्यूजन नहीं हो, और प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। तो प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से आप लोग समझिएगा, बिल्कुल शानदार तरीके से सारे कॉन्सेप्ट समझ में आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है डियर स्टूडेंट, काट 2a प्लस 10a का मान किसके बराबर है, ये आपको बताना है। आपको बताना है डियर स्टूडेंट कि काट 2a प्लस का 10a का मान किसके बराबर है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल और आसान वे में बताऊंगा, ध्यान से देखना। काट 2a को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट cos 2a डिवाइडेड बाय sin 2a के रूप में। 10a को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं sin a डिवाइडेड बाय cos a के रूप में। अब डियर स्टूडेंट एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना मिलेगा, एलसीएम मिल जाएगा sin 2a इनटू का cos a। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो मिलेगा आपको cos 2a इनटू का cos a प्लस का sin 2a इनटू का sin a। ये एलसीएम लेके सॉल्व करने पे मिलेगा। अब ऊपर वाली वैल्यू को ध्यान से देखिएगा तो क्या दे रखा है, cos a cos b प्लस का sin a sin b के रूप में दिया है। ऊपर वाली जो वैल्यू है फार्मूला का रूप दिया है, ध्यान से देखो cos a cos b प्लस का sin a sin b। तो cos a cos b प्लस sin a sin b किसके बराबर होता है, cos a माइनस b के रूप में। तो का a की वैल्यू 2a है और b की वैल्यू आपका a है, यानी ऊपर वाली जो पूरी वैल्यू है cos a माइनस b का फार्मूला का विस्तार रूप है, जिसमें a की वैल्यू 2a है और b की वैल्यू a है। अब नीचे आ जाना, sin 2a है तो sin 2a मैंने लिख दिया, यहां पर cos a है तो cos a रख देना। अब देखो cos 2a में से a घटाओगे तो क्या मिलेगा, ऊपर में मिल जाएगा cos a और नीचे में आपको मिल जाएगा डियर स्टूडेंट sin 2a इनटू का cos a से cos a कैंसिल आउट होगा, तो 1/sin 2a को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट cosec 2a। इस तरीके से जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो आपका cosec 2a होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो देख सकते हैं कितना सिंपल वे में इस क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन कराया, बिल्कुल सिंपल सा कांसेप्ट था। देखिएगा डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 5। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखते जाइए, प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाला हूं, किसी भी प्रकार का डाउट और कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। बस ध्यान से आप प्रत्येक क्वेश्चन के कांसेप्ट को समझो। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, चाहे त्रिकोणमिति हो या मेंसुरेशन, सारे क्वेश्चन के कांसेप्ट आपको बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका डियर स्टूडेंट कि tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा गुणे 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर अल्फा का आप मान बता दो। तो ध्यान से देखना, दे रखा है आपको tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा गुणे 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर अल्फा का मान बताओ। तो ध्यान से देखना, ये आपका tan स्क्वायर अल्फा है तो इसको हम tan स्क्वायर अल्फा ही रखते हैं। यहां पर देखो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है,
1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर सेक स्क्वायर अल्फा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा की जगह पर सेक स्क्वायर अल्फा। और 1 प्लस काट स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है? कोसेक स्क्वायर अल्फा के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर अल्फा, नीचे में आपका काट स्क्वायर अल्फा है तो काट स्क्वायर अल्फा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो टेन स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा बटे का cos स्क्वायर अल्फा। सेक स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन cos स्क्वायर अल्फा गुणे। अब देखो कोसेक स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। काट स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। यहां तक सबको क्लियर है। अब देखो कटने वाले क्या है? cos स्क्वायर अल्फा से cos स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर अल्फा से sin स्क्वायर अल्फा। तो मिलेगा क्या है आपको? ऊपर में मिल जाएगा आपको sin स्क्वायर अल्फा, और यहां पर क्या मिलेगा? गुणे आपको मिलेगा 1 अपॉन cos स्क्वायर अल्फा। cos स्क्वायर अल्फा तो sin स्क्वायर अल्फा तो sin स्क्वायर अल्फा ही रहना है। 1 अपॉन cos स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर अल्फा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा sin स्क्वायर अल्फा इनटू का sec स्क्वायर अल्फा होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो किसी भी क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट एकदम तसल्ली के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। कहीं से किसी भी प्रकार का आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ना तो फंसेगा, ना तो किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा। बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 6। बोला है sin पे पावर 4a माइनस cos पे पावर 4a का मान किसके बराबर है? sin पे पावर 4a माइनस cos पे पावर 4a का मान किसके बराबर है ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखना, sin पे पावर 4a माइनस का cos पे पावर 4a का मान किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखना, sin पे पावर 4a को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर। cos पे पावर 4a को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर के। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यह जो वैल्यू है यह किस रूप में आ रही? यह जो वैल्यू है ये आपका a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर के रूप में हो गई। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? एक ब्रैकेट में a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b के रूप में। तो लिख दो एक ब्रैकेट में a प्लस b। तो a की वैल्यू आपका है sin स्क्वायर a और b की वैल्यू है आपका cos स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में मैंने a प्लस b लिख दिया, एक ब्रैकेट में a माइनस b लिखो तो इसको हम लिख देंगे sin स्क्वायर a माइनस का cos स्क्वायर a। अब इसका तो मान 1 हो जाएगा। अब बात आती है इसका, तो यहां पर देखो sin स्क्वायर a माइनस का cos स्क्वायर a, क्या इस रूप में कोई भी ऑप्शंस दिया है? इस रूप में कोई भी ऑप्शंस नहीं दिया है। तो क्या कर सकते हैं हम? करेंगे क्या डियर स्टूडेंट, इसको फार्मूला का रूप देते हैं। फार्मूला का रूप देने के लिए माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो जब माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस वाली वैल्यू प्लस में और प्लस वाली वैल्यू माइनस में हो जाएगी। यानी आपको मिल जाएगा cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर a। अब cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a बराबर क्या होता है? cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a जो होता है वो cos 2a के बराबर होता है। तो माइनस का और यह पूरी वैल्यू किसके बराबर होती है? cos 2a की। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका माइनस का cos 2a होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो देख सकते हैं कितना सिंपल वे में इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराया। कभी भी डियर स्टूडेंट यदि आपका ऑप्शंस मैच ना करे, जैसे एक क्वेश्चन था sin स्क्वायर a माइनस का cos स्क्वायर a आया, लेकिन यह ऑप्शंस में नहीं दिया है, तो हम करेंगे क्या डियर स्टूडेंट, इसको और किस रूप में हम ढाल सकते हैं इसको आपको देखना होता है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बिल्कुल सिंपल और आसान ये भी है।
क्वेश्चन नंबर 7 है आपका डियर स्टूडेंट, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू का cos स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर है। तो बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कर सकते हो। बोला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू का cos स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर है ये आपको बताना है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट सेक स्क्वायर थीटा और इंटू का आपका है cos स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान cos स्क्वायर थीटा और इंटू का आपका है cos स्क्वायर थीटा। इससे कैंसिल तो फाइनल मिल जाएगा ए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका मेंसुरेशन से है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट इसका भी देखिए। अब जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे टोटल क्वेश्चन मेंसुरेशन के हैं, यानी कि घन घनाभ और बेलन के मिलेंगे। तो ध्यान से देखिएगा प्रत्येक क्वेश्चन को, बिल्कुल सिंपल वे में सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका डियर स्टूडेंट, एक घन का विकर्ण 6 कड़ी में 3 सेंटीमीटर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा ये आपको बताना है। तो घन का विकर्ण किसके बराबर होता है, जो आपका घन का विकर्ण होता है वो किसके बराबर होता है, तो घन का विकर्ण आपका होता है एक कड़ी में 3। अब घन के विकर्ण की वैल्यू आपको दे रखा है 6 कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 कैंसिल आउट होगा, यानी ए की वैल्यू आपको मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी घन की भुजा आपने निकाल लिया 6 सेंटीमीटर। आपको बताना है घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ किसके बराबर होता है 6a स्क्वायर के बराबर। तो 6 a की वैल्यू 6 है, इसका स्क्वायर कर दो तो मिलेगा आपको 6 गुणे 36, यानी आपको मिल जाएगा 216 वर्ग सेमी। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। त्रिकोणमिति और मेंसुरेशन में पहला तो आपको कॉन्सेप्ट और दूसरा आपको फार्मूला अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम यदि आप फार्मूला को लिखकर याद करोगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। वैसे डियर स्टूडेंट यदि आप हमारी प्रत्येक क्लासेस लेते हो तो किसी भी प्रकार का कहीं से भी किसी भी प्रकार का आपको अलग से रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा फार्मूला के साथ और उस पे कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है सारी चीजों को बिल्कुल डिटेल में अच्छी तरीके से आपको समझाते चलूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना। बोला है एक गोदाम की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15, 8 व 10 मीटर है, वो 1200 बोरे अनाज रखने के लिए प्रयोग होता है। यदि गोदाम की सभी बीमाओं को दोगुना कर दिया जाए तो गोदाम में रखे जाने वाले बोरों की अधिकतम संख्या क्या है ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखना, एक कोई गोदाम है जिसकी जो आपका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है वो आपका 15, 8 और 10 मीटर है, यानी कि 15 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 10 मीटर ऊंचे गोदाम में हम 1200 बोरी अनाज रख सकते हैं। क्वेश्चन में आपसे यह पूछा जा रहा है यदि सभी बीमाओं को दोगुना कर दे, यानी लंबाई को भी दोगुना कर दे, चौड़ाई को भी दोगुना कर दे और ऊंचाई को भी दोगुना कर दे, तो ऐसे गोदाम में हम कितनी बोरी अधिकतम रख सकते हैं ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 1 मीटर क्यूब यानी कि 1 घन मीटर में हम कितनी बोरी अनाज रख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने बता रखा है 15 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई और 10 मीटर ऊंचाई वाले गोदाम में हम 1200 बोरी जो है अनाज रख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, उस गोदाम के आयतन को 1200 बोरी के बराबर कर दिया, क्योंकि इस 15 गुणे 8 गुणे 10 के गोदाम में 1200 बोरी अनाज आ रहा था। तो मैंने गोदाम के आयतन को बराबर कर दिया 1200 बोरी के, यानी कि इतने बड़े गोदाम में हम 1200 बोरी अनाज रख सकते हैं। अब देखना
यहाँ पर कटने वाला क्या है, 0 से 0 कब्जे में जाएगा, 15 बटी आपका होगा 120, 8 से 8 कैंसिल होगा। यानी कि आपने देखा कि 1 मीटर क्यूब आयतन में हम एक बोरी जो है अनाज रख सकते हैं। क्या 1 मीटर क्यूब आयतन में हम एक बोरी अनाज रख सकते हैं। अब आ जाना क्वेश्चन पे, बोला है सभी विमाओं को दोगुना कर दो। तो लंबाई पहले 15 था, अब 30 हो जाएगा। चौड़ाई पहले 8 था, अब 16 हो जाएगा। ऊंचाई पहले 10 था, अब 20 हो जाएगा। अब गुणा करा लो, तो गुणा कैसे कराओगे, 16 गुना 32 कितना होता है, 96 हो जाएगा। और 2 को 0 चिपका दो। यानी कि यदि हम गोदाम की सभी विमाओं को दोगुना कर दें तो गोदाम का जो आयतन रहने वाला है 9600 मीटर क्यूब होने वाला है। तो यदि 1 मीटर क्यूब में एक बोरी अनाज आएगी तो 9600 मीटर क्यूब में कितनी बोरी अनाज आएगी, 9600 बोरी अनाज आ जाएगी। यानी कि यदि हम गोदाम की सभी विमाओं को दोगुना कर दें तो 9600 बोरी जो है अधिकतम अनाज रख सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही बेहतरीन, सिंपल और आसान क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को भी। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है, किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः P, Q तथा R है, इसका आयतन होगा। तो सबसे पहले आपको समझना यह है कि संलग्न फलक होता क्या है। संलग्न फलक ये होता है डियर स्टूडेंट, लंबाई गुणे चौड़ाई या चौड़ाई गुणे ऊंचाई या ऊंचाई गुणे लंबाई, इसको हम संलग्न फलक बोलते हैं। तो संलग्न फलकों के क्षेत्रफल आपको P, Q, R के रूप में दे रखा है। यानी L इंटू बी बराबर P दे रखा है, B इंटू H बराबर Q दे रखा है और H इंटू L बराबर आपको R दे रखा है। ये आपका लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई और ऊंचाई गुणे लंबाई जो होता है ये आपका संलग्न फलक होता है। तो हम करते क्या है, इन तीनों संलग्न फलकों का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो जब तीनों संलग्न फलकों का आपस में गुणा करोगे तो देखो लंबाई 2 बार है, चौड़ाई 2 बार है और ऊंचाई भी 2 बार है। तो इसको हम लिख सकते हैं n स्क्वायर b स्क्वायर h स्क्वायर के रूप में, जिसकी वैल्यू आपका p q r के रूप में। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है डियर स्टूडेंट आयतन। तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो दोनों पक्षों में आप करड़ी लगा दो सिंपल भाषा में। तो यहां से जब करड़ी हटाओगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई आएगा और यहां पर आपका करड़ी लगा ही रहेगा। यानी आयतन जो होगा रूट ओवर पी क्यू आर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही बेहतरीन, सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कम से कम डियर स्टूडेंट 5 से 6 बार तो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में और आईईआरटी में भी डियर स्टूडेंट 3 से 4 बार पूछा गया क्वेश्चन। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। बोला है एक बेलनाकार स्तंभ का वक्रपृष्ठ 264 मीटर स्क्वायर है और उसका आयतन 924 मीटर क्यूब है। इसके व्यास और ऊंचाई में अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो। बोला है एक बेलनाकार स्तंभ का जो वक्रपृष्ठ दे रखा है 264 वर्ग मीटर और आयतन इन्होंने दे रखा है 924 मीटर क्यूब। तो व्यास और ऊंचाई में अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। ध्यान से देखना, दे रखा है वक्रपृष्ठ 264। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ आपका होता है 2 पाई r, जिसकी वैल्यू आपको दे रखा है 264। इसको आप मान लो समीकरण 1। बेलन का आयतन इन्होंने दे रखा है 924। तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, जिसकी वैल्यू आपको दे रखा है 924। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब हम करेंगे क्या, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे देंगे या यह कह सकते हो बेलन के आयतन में बेलन के वक्रपृष्ठ से हम भाग दे देंगे। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दो तो समीकरण 2 आपका क्या है, पाई r स्क्वायर h
बराबर है आपका 924। इसमें आप भाग दे दो समीकरण 1 से तो है आपका 2 पाई आर एच, और इसकी जो वैल्यू है वो आपका 264 है। ठीक है, अब कैंसिल करो, पाई से पाई, एच से एच, एक आर से एक आर कब्जा में। यहां पर देखो 11 से काटते हैं तो 11 बटे 88, 11 चौक 44, 11 गुना 22, 11 चौक 44, 12 सत्ते 84 होता है, और 12 गुना 24 होता है। अब हई दो से ए दो भी कब्जे में, तो ये आपको लेफ्ट साइड मिलेगा आर और राइट साइड मिलेगा 7, यानी आर की वैल्यू आपने निकाल लिया 7। ठीक है ना, हो आर की वैल्यू आपने निकाल लिया 7। अब आर की वैल्यू निकाल लिया तो व्यास भी निकाल सकते हो। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है, तो यदि आपका त्रिज्या 7 होगा तो व्यास कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, ऊंचाई निकालना है। अब r का मान समीकरण 1 या 2 में रखकर ऊंचाई भी निकालो। तो समीकरण 1 में रखते हैं तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, r की वैल्यू 7 है, h की वैल्यू आपको निकालना है, बराबर है आपका 264। अब देखो 7 से 7 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 3 6 और 2 दूना 4, 22 से काटेंगे तो 6 बार में जाएगा, यानी h की जो वैल्यू आएगी वो आपका आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। मीटर है ना, h की वैल्यू आपने निकाल लिया 6 मीटर। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है बेलन के व्यास और ऊंचाई में अनुपात क्या होगा। तो बेलन का व्यास आपने निकाला है 14 और ऊंचाई आपने निकाला है 6, इसको भी कैंसिल आउट कर दो, 7 और 3, यानी कि 7:3 जो होगा बेलन के व्यास और ऊंचाई में अनुपात होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना सिंपल वे में मैंने इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को बताया। देखिएगा डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सिंपल और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इस भी क्वेश्चन में भी आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। आप ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन का भी कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। जो आपका एक क्वेश्चन है खोखले बेलन से है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जिस भी स्टूडेंट, जो स्टूडेंट अच्छी तरीके से पढ़ के जाएगा इस क्वेश्चन को मैक्सिमम 10 सेकंड के अंदर कर सकता है। लेकिन यदि आपने पढ़ नहीं रखा होगा तो यही क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 3 से 4 मिनट भी लग सकते हैं। जैसा कि पता है डियर स्टूडेंट आपको भी कि टाइम का बाउंडेशन होता है। हम बात करें पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में तो 3 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। वहीं पर आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में 3 घंटे में 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। लेकिन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पिछले वर्ष यानी 2023 से माइनस मार्किंग हटा दिया गया है, यानी कि कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। यानी कि आप पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हो। लेकिन एक्यूरेसी यहाँ पर भी मैटर करता है। एक्यूरेसी डियर स्टूडेंट इसलिए मैटर करता है यदि दो स्टूडेंट हैं और दोनों के समान नंबर है। मान लीजिए पहला भी स्टूडेंट 150 नंबर पाया है और दूसरा भी स्टूडेंट 150 नंबर पाया है, तो अब बात आती है रैंक किसका ज्यादा और किसका कम होगा। तो दोनों के एक्यूरेसी लेवल को देखा जाएगा कि किसका एक्यूरेसी ज्यादा है। जिसका एक्यूरेसी ज्यादा होगा उसका रैंक अच्छा होगा, जिसका एक्यूरेसी खराब होगा उसका रैंक कम होगा। तो इस तरीके से आप अपने एक्यूरेसी लेवल को जरूर बनाए रखिएगा, रैंक में यह आपको बहुत मदद करता है। देखिएगा डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 14 सेंटीमीटर ऊंचे खोखले बेलन का आयतन 176 घन सेंटीमीटर है। यदि इसके बाह्य व अंतःवक्र पृष्ठों का अंतर 88 वर्ग सेमी है तो इसकी अंतः व बाह्य त्रिज्याओं की लंबाई क्या होगी, ये आपको बताना है। बाह्य व आंतरिक त्रिज्या की लंबाई क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ये आपका शायद क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले खोखले बेलन का आयतन आपको दे रखा है 176 घन सेमी। तो खोखले बेलन का आयतन क्या होता है,
खोखले बेलन का आयतन होता है डियर स्टूडेंट आपका पाई आर स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर इनटू का एच बराबर आपको दे रखा है 176। यहाँ पर जो आपका कैपिटल आर है बाहरी त्रिज्या होती है और जो आपका स्मॉल आर होती है वो आपका आंतरिक त्रिज्या होती है। ठीक है, अब देखना पाई की वैल्यू हम रख देते हैं 22/7 आर स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर एच की वैल्यू इन्होंने दे रखा है 14 बराबर आपका हो जाएगा 176। 7 से काटो तो 2 बार में कटेगा, फिर 2 से काटोगे तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 22 से काटोगे तो 4 बार में कटेगा। यानी आपने निकाल लिया आर स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर बराबर 4। इसको मान लो समीकरण 3। ठीक है ना वो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर इन्होंने आगे दे रखा है डियर स्टूडेंट इनके बाह्य व अंतर वक्र पृष्ठों का अंतर 88 वर्ग सेंटीमीटर है। यानी कि बाहरी वक्र पृष्ठ और आंतरिक वक्र पृष्ठ का अंतर 88 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बाहरी वक्र पृष्ठ क्या होगा 2 पाई कैपिटल आर इनटू का एच माइनस का आंतरिक वक्र पृष्ठ होगा 2 पाई स्मॉल आर इनटू का एच बराबर आपका है 88। ठीक है, अब देखिएगा कॉमन इसमें क्या है 2 पाई एच यहाँ भी कॉमन है 2 पाई एच यहाँ भी कॉमन है, तो हम क्या करते हैं 2 पाई एच कॉमन ले लेते हैं तो मिलेगा आपको r माइनस का स्मॉल r बराबर आपका 88। अब देखो 2 पाई की वैल्यू 22/7 h की वैल्यू 14 कैपिटल R माइनस का स्मॉल r बराबर है 88। देखो 22 चौक को कितना होता है 88, 2 से काटोगे तो 2 दूना 4, 7 दूना 14 हो जाएगा और है दू से है दू खुचा में यानी r माइनस का स्मॉल r की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। ठीक है ना, r माइनस स्मॉल r की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। अब यहाँ पर इसको आप मान लो समीकरण 2, ध्यान से देखना आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर को और क्या लिख सकते हो, और हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट आर माइनस का आर इनटू का कैपिटल आर प्लस का स्मॉल आर के रूप में, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर के रूप में है जिसको हम a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में लिख सकते हैं बराबर आपका है 4। अब देखो r माइनस r की वैल्यू कितना है a, तो इसके जगह पर जब 1 रख दोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसके जगह पर जब 1 रख दोगे तो r प्लस का स्मॉल r बराबर आपको मिल जाएगा 4। यहां तक आपको क्लियर है, क्योंकि r माइनस r की वैल्यू 1 है तो r प्लस r की वैल्यू 4 मिल जाएगी। इसको आप मान लो समीकरण नंबर 3। अब देखो r प्लस r की वैल्यू 4 और r माइनस स्मॉल r की वैल्यू 1 आपने निकाल लिया तो कैपिटल R और स्मॉल r आराम से निकाल सकते हो। तो समीकरण 2 व 3 को सॉल्व करोगे डियर स्टूडेंट तो कैपिटल R की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5/2 जिसको हम लिख सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर। अब कैपिटल R की वैल्यू यदि आपका 2.5 सेंटीमीटर होगा तो कैपिटल R का मान समीकरण 3 या 2 में रख करके स्मॉल r की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगा 3/2 जिसकी वैल्यू आपका 1.5 सेंटीमीटर के बराबर होती है। इस तरीके से डियर स्टूडेंट बाहरी व आंतरिक त्रिज्या जो होगा वो आपका 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही बेहतरीन सिंपल और आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 ये भी आपका डियर स्टूडेंट मेंसुरेशन से ही है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से मैं सॉल्व करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका है डियर स्टूडेंट दो बेलनों की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में है तथा उनकी ऊंचाइयां 5:3 के अनुपात में है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या है ये आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट हम मान लेते हैं कि पहले बेलन का जो आयतन है वो आपका पाई r1 स्क्वायर इनटू का h1 है और दूसरे बेलन का जो आयतन है वो आपका पाई r2 का स्क्वायर इनटू का h2 है। अब सारी वैल्यू रख दो, पाई से पाई कैंसिल कर दो,
R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है डियर स्टूडेंट आपका 2, तो 2 का स्क्वायर करोगे 4। H1 की वैल्यू कितनी है, H1 की वैल्यू आपका है 5, तो मैंने 5 रख दिया डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर करोगे 9 और H2 की वैल्यू आपका है 3, तो मिल जाएगा कितना 20/27, यानी कि आयतनों में जो अनुपात होगा 20:27 होगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिएगा डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही सिंपल, आसान और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बोला है एक घनाभ का आयतन 64,000 घन सेंटीमीटर तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 1:2:4 है, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या है ये आपको बताना है। इनकी भुजाओं में अनुपात 1:2:4 दे रखा है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि जो घनाभ की भुजाएं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के जो अनुपात है वो मैं मान लेता हूं x/2x/4x। इन्होंने दे रखा है 1:2:4, तो मैंने मान लिया डियर स्टूडेंट घनाभ की जो भुजाओं में अनुपात है x/2x/4x। दे रखा है आयतन आपका 64,000 वर्ग सेंटीमीटर, 64,000 घन सेंटीमीटर। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई की वैल्यू x, चौड़ाई की वैल्यू 2x और ऊंचाई की वैल्यू 4x। इसका मान आपका 64,000 है, ठीक है। अब देखो 4 से काटोगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 छक 24 और 3 पे 0 चिपका दो। 2 से काटोगे तो 2 अट्ठे 16 और 3 पे 0 चिपका दो, यानी x क्यूब की वैल्यू आपने निकाल लिया 8,000 के बराबर। x क्यूब की वैल्यू यदि आपका 8,000 होगा तो x की वैल्यू कितना आएगा 20 आएगा। x की वैल्यू कितना आएगा 20 आएगा, क्योंकि 20 का क्यूब करोगे तो आपका 8,000 मिल जाएगा। तो आपको बताना है सबसे बड़ी भुजा क्या होगी। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 4x वाली, यानी ऊंचाई जो है सबसे बड़ी भुजा है। तो यदि x की वैल्यू 20 है तो 4x की वैल्यू कितना होगा 80 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 80 सेंटीमीटर होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सिंपल और आसान ये भी क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट, अच्छी तरीके से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डियर स्टूडेंट कि एक बक्से की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर तथा ऊंचाई 4 मीटर है। बक्से में 15 घन मीटर आयतन वाले कितने घन रखे जा सकते हैं ये आपको बताना है। एक बक्से की लंबाई इन्होंने दे रखा है 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई आपका 4 मीटर है। बोला ये जा रहा है कि 15 घन मीटर आयतन वाले कितने घन इसमें रखे जा सकते हैं। तो हम लोग घनों की संख्या निकालने के लिए करेंगे क्या, घनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन, या कह सकते हो बक्से के आयतन में एक घन के आयतन से भाग देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हम कितने घन उस बक्से में रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बक्से के आयतन में क्या करेंगे, घनों की संख्या यानी n मान लेता हूं, तो घनों की संख्या निकालेंगे कैसे, बक्से के आयतन में एक घन के आयतन से भाग देंगे। तो बक्से का आयतन किसके बराबर होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई के। तो लंबाई की वैल्यू आपका है 10, चौड़ाई की वैल्यू आपका है 6 और ऊंचाई की वैल्यू आपका है 4 बटे एक घन का आयतन इन्होंने दे रखा है 15, तो 15 से भाग देगा। तो 5 दिया 15, 5 गुना 10, 3 गुना 6, तो 2 गुना 4 जो कितना 16, यानी कि उस बक्सा में हम 16 घन रख सकते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका 16 हो जाएगा, यानी कि बक्सा में हम 16 घन रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 16। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बोला है किसी बेलन का वक्रपृष्ठ 1000 वर्ग सेंटीमीटर है,
इसके आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या है ये आपको बताना है। तो किसी बेलन का वक्रपृष्ठ 1000 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच। इसकी वैल्यू आपको दे रखा है 1000, ठीक है। फिर आगे इन्होंने दे रखा है कि बेलन का व्यास 20 सेंटीमीटर है। यदि व्यास 20 सेंटीमीटर होगा तो त्रिज्या कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 2 पाई की वैल्यू रख दो 22/7, त्रिज्या की वैल्यू 10 क्योंकि व्यास 20 है, और एच की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लो, बराबर आपका हो जाएगा 1000, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करो, फिर यहाँ से 2 से काटोगे तो 50 बार में जाएगा, ठीक है ना हो। तो यहाँ से h की वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा 7 का गुणा 50 में करोगे तो 350 मिलेगा, और नीचे में आपका 22 आ जाएगा। ऐसे ही रखो, काटना नहीं है, यानी ऊंचाई आपने निकाल दिया 350/22। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच की। तो पाई की वैल्यू 22/7 रख दो। आर की वैल्यू कितना है, आर की वैल्यू आपका 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे 100 मिल जाएगा। ऊंचाई की वैल्यू रख दो 350/22, तो ऊंचाई की वैल्यू हम रख देते हैं 350/22। अब देखो 22 से 22 बच्चे में 7 से काटेंगे तो 7 बचे 35, एक तो जीरो उतार दो, तो मिल जाएगा कितना 100 गुणे का 50, यानी आपको मिल जाएगा 5000। इस तरीके से बेलन का जो आयतन होगा वो आपका 5000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से घन घनाभ तथा बेलन के भी सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। अब जो आगे के क्वेश्चन में सॉल्व कराने वाला हूं डियर स्टूडेंट, वो आपका डाउट वाले क्वेश्चन 5 से 6 स्टूडेंट द्वारा कुछ 5 से 6 क्वेश्चन डाउट वाले भेजे गए हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सिंपल और आसान वे में बताने वाला हूं, जो कि आपका साधारण एवं चक्रविधि व्यास से पूछा गया है। साधारण एवं चक्रविधि व्यास से डियर स्टूडेंट आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम में 2 से 3 या मैक्सिमम यदि पूछ लेता है तो 4 क्वेश्चन 100% आना है। और जो भी क्वेश्चन स्टूडेंट ने भेजे हैं सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सिंपल हैं, बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, बिल्कुल आसान वे में मैं सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा, ध्यान से देखते जाना, बस कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखना डियर स्टूडेंट, साधारण एवं चक्रविधि व्यास से जो भी क्वेश्चन भेजे गए हैं सबको बिल्कुल अच्छी तरीके से बताऊंगा। पहला क्वेश्चन ये है डियर स्टूडेंट इनका कि किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है, ठीक है। यदि वर्षों की संख्या 10% की दोगुनी है तो धन कितने समय के लिए दिया गया था ये आपको बताना है, ठीक है। ध्यान से देखना, बोला है किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है, यदि वर्षों की संख्या जो है 10% की दोगुनी है तो धन कितने समय के लिए दिया गया था ये आपको बताना है, यानी समय की वैल्यू क्या है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो मूलधन की वैल्यू है वो आपका x है। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो साधारण ब्याज आपका हो जाएगा 2/9x, क्योंकि साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है। यहां तक आपको क्लियर है। फिर आगे इन्होंने बोला है कि वर्षों की संख्या 10% की दोगुनी है। वर्षों की संख्या 10% की दोगुनी है, यदि हम r बराबर x, r बराबर हम y मान लेते हैं, ठीक है। यदि हम r बराबर y मान लेते हैं तो समय क्या होगा 2y होगा, क्योंकि वर्षों की जो संख्या है 10% की दोगुनी है, यानी कि यदि आपका दर y होगा तो समय आपका 2y होगा। यहां तक आपको क्लियर है। अब आपको बताना है कि कितने समय के लिए वो धन दिया गया था ये आपको बताना है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर आपका होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे का 100।
तो साधारण ब्याज की वैल्यू आपको दे रखा है 2/9x, मूलधन मैंने माना है x, दर की वैल्यू आपका कितना है y, और समय की वैल्यू t बोलो या n बोलो बात बराबर है, इसको t भी बोलते हो, n का प्रयोग हम चक्रवृद्धि ब्याज में करते हैं, t का साधारण ब्याज में, ठीक है। तो t की वैल्यू आपका है 2y, और नीचे में बट्टे का 100 है तो 100, ax से ax खुपचा में, a2 से a2 खुपचा में, तो यहां से आपको मिलेगा क्या, यहां से आपको मिलेगा 1/9 बराबर वाई स्क्वायर बट्टे का 100, 1/9 बराबर वाई स्क्वायर बट्टे 100, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, वाई स्क्वायर की वैल्यू आप निकालिएगा तो 100/9 मिलेगा, तो y की वैल्यू कितना मिल जाएगी 10/3 यानी कि 10/3 साल के लिए वो धन दिया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका 10/3 साल होगा, ठीक है ना। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन जो कि बहुत ही बेहतरीन, ये भी क्वेश्चन भेजा गया है, ध्यान से देखिएगा। साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज के इन्होंने जितने भी क्वेश्चन भेजे गए हैं टोटल क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो दूसरा जो क्वेश्चन इनके द्वारा भेजा गया है वो आपका इस प्रकार से है, 5,000 रुपया पर 2 वर्षों की जो ब्याज राशि भिन्न भिन्न बैंकों से मिली है, इसका अंतर 25 रुपया है, तो दोनों बैंकों की ब्याज दर में अंतर कितना है, यानी कहने का मतलब ये है कि दो बैंकों में हम 5,000 रुपया जमा करते हैं, बैंक ए में भी 5,000 जमा करते हैं और बैंक बी में भी 5,000, दोनों की ब्याजों में जो अंतर है वो आपका 25 रुपया का है, तो आपको यह बताना है कि ब्याज दर में कितने का अंतर है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मान लेता है ब्याजों का साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया दिया गया है, तो अंतर यानी कि 25 रुपया दोनों बैंकों के साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है, तो पहले बैंक के लिए हम साधारण ब्याज क्या होगा, मूलधन P1 R1 T1 बट्टे का 100, ये पहले बैंक का साधारण ब्याज है। पहले बैंक के साधारण ब्याज और दूसरे बैंक के साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया है, तो पहले बैंक के साधारण ब्याज में से दूसरे बैंक के साधारण ब्याज को हम घटा देते हैं, दूसरे बैंक का साधारण ब्याज क्या होगा P2 R2 T2 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है, दोनों की साधारण ब्याज में अंतर 25 रुपया दिया था, तो पहले बैंक के साधारण ब्याज में से दूसरे बैंक के साधारण ब्याज को घटा दिया जिसका वैल्यू 25 दिया है, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब देखना 25 है तो इसको 25 ही रखो, मूलधन दोनों बैंकों के लिए सेम है, यानी 5,000 रुपया दोनों बैंकों में जमा होता है, और जो समय है 2 साल के लिए जमा होता है। तो देखो P1 की वैल्यू 5,000 है, R1 की वैल्यू ज्ञात करना है, T1 की वैल्यू 2 साल है, अब बटे का 100 माइनस का P2 की वैल्यू भी आपका 5,000 है, R2 की वैल्यू नहीं पता है, और T2 की वैल्यू आपका 2 साल है, यानी कि समय और जो धन है वो आपका बराबर है। तो देखो हाई दो जीरो से हाई दो जीरो खुपचा में डाल दो, हाई दो जीरो से ए दो जीरो खुपचा में डाल दो, तो मिलेगा क्या, ऊपर से मिलेगा 25, यहां से मिलेगा 50 गुणे 2 100 R1 माइनस का, यहां से क्या मिलेगा 100 R2, तो यहां से आप 25 बराबर 100 कॉमन ले लो, मिलेगा आपको R1 माइनस का R2, तो यहां से आपको R1 माइनस का R2 वैल्यू कितनी मिल जाएगी 25 बटे का 100, 25 बटे 100 किसके बराबर होता है 0.25, यानी कि दोनों की ब्याज दर में जो अंतर होगा केवल 0.25% होगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट यह भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दोनों बैंकों की साधारण ब्याज में ब्याज की दरों में 0.25% का अंतर होगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इनके द्वारा भेजा गया है क्वेश्चन नंबर 3, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को भी।
जितने भी क्वेश्चन इन्होंने भेजा है डियर स्टूडेंट, 2 से 3 स्टूडेंट ने भेजा है, टोटल क्वेश्चन बिल्कुल मतलब लॉजिकली ठीक है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भेजा है तीसरा नंबर, बोला है साधारण ब्याज पर एक राशि 24 वर्ष में अपनी का 4 गुना हो जाती है तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना है? ठीक है, साधारण ब्याज पर एक राशि 24 वर्ष में अपनी का 4 गुना हो जाती है, ठीक है, तो वार्षिक दर प्रतिशत कितनी है ये आपको बताना है, तो ध्यान से समझो। तो इन्होंने बोला है कि 24 वर्ष में अपनी का 4 गुना हो जाती है, यानी कि कोई धन यदि आपका 1 रुपया है तो 24 वर्ष में वो 4 रुपया हो जाता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो मूलधन P की वैल्यू है वो आपका x है, 24 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, 24 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, यानी n की जो वैल्यू है या t की जो वैल्यू है वो आपका है 24 वर्ष। 24 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, यानी कि मिश्र धन जो हो जाता है 24 साल बाद वो आपका 4x हो जाएगा, क्योंकि 24 वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। तो यदि मूलधन x होगा तो मिश्र धन कितना होगा? 4x होगा, क्योंकि 24 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है। अब ये बता दो कि साधारण ब्याज कैसे निकालोगे? तो साधारण ब्याज कैसे निकालते हो? मिश्र धन में से मूलधन घटाओगे तो साधारण ब्याज मिल जाएगा। तो मिश्र धन है 4x, 4x में से x घटाओ तो कितना मिल जाएगा? 3x, यानी जो साधारण ब्याज है वो आपका 3x प्राप्त हो गया। अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो साधारण ब्याज की वैल्यू आपका है 3x, मूलधन की वैल्यू x है, r की वैल्यू आपको ज्ञात करना है, समय का मान है 24 साल और नीचे में 100। ठीक है, वो x से x काट दो यार, x से x काट दो, 3 मत काटो, ठीक है, फिर 3 बटी 24। अब 8 से 100 को काटोगे तो 12.5 बार में जाएगा, यानी r की जो वैल्यू आएगी वो आपका 12.5% हो जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट जो दर प्रतिशत होगा वो आपका 12.5% होगा, यानी कि 12.5% दर प्रतिशत पर वो धन था। देखिएगा डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये भी सिंपल और आसान है। लास्ट के 2 से 3 क्वेश्चन और बचे हैं जो कि साधारण ब्याज से ही पूछा गया है। बिल्कुल सिंपल है लेकिन लॉजिक है। क्वेश्चन को आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना है, ध्यान से देखिएगा। मैक्सिमम 4 से 5 मिनट और लगने वाले हैं, उसके बाद से क्लास को मैं एंड करूंगा, तो ध्यान से 4 से 5 मिनट और देख लो। बोला है वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर प्रतिदिन 1 रुपया का ब्याज है। तो सबसे पहले ये बता दो कि यदि आपका प्रतिदिन यानी कि डेली यदि 1 रुपया का ब्याज मिलता है तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? यदि प्रतिदिन आपका 1 रुपया ब्याज मिलता है तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? यदि प्रतिदिन आपका 1 रुपया ब्याज मिलता है तो 1 साल में कितना मिल जाएगा? 365 रुपया। तो हम लोग करेंगे क्या, 1 साल का ही लेकर के चलेंगे। यदि हमको 1 रुपया 1 दिन में साधारण ब्याज मिलता है तो 365 दिन में कितना साधारण ब्याज मिलेगा? 365 रुपया। यानी हमने देख लिया कि 1 साल में जो साधारण ब्याज मिलेगा वो आपका 365 रुपया। ठीक है ना? अब क्वेश्चन पे आएगा, तो आपको वह मूल राशि बताना है जिस पर 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर प्रतिदिन ब्याज 1 रुपया मिले। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे का 100। तो साधारण ब्याज 365 रुपया है, ठीक है। मूलधन ज्ञात करना है, दर की वैल्यू 5 है, समय कितना है, हम कितने दिन का लिए हैं साधारण ब्याज? हम 1 साल का साधारण ब्याज लिए हैं, यानी समय की जो वैल्यू होगी वो आपका 1 वर्ष ही लेना होगा। अब बटे का 100 कर दो, ठीक। 5 से काटो तो 5 बिसैया में 100 हो जाएगा। तो यहाँ से P की वैल्यू तो सिंपल तरीके से निकाल सकते हो, 365 गुणे 20 करो
तो 1 0, 2 25 10, 2 6 12 1 13, 2 3 6 1 7, यानी कि 7300 रुपया वो मूलधन होगा। 7300 रुपया वो मूलधन होगा जिसमें हमको डेली बेसिस पर 1 रुपया का साधारण ब्याज मिलेगा। यानी हम 7300 रुपया यदि 5% की दर पर कौनो बैंक में जमा कर देंगे तो डेली बेसिस पर हमको 1 रुपये के साधारण ब्याज मिलेगा। और आपको भी पता है कि जो साधारण ब्याज होता है प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक दिन कह लो या प्रत्येक महीना समान होता है। यानी यदि आज आपको 1 रुपया साधारण ब्याज मिलेगा तो कल भी 1 रुपया मिली, परसों भी मिली, यानी डेली बेसिस पर आपको 1 ही रुपया मिलना है, उसमें कोई बदलाव नहीं होना है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि 7300 रुपया जमा करना होगा। लास्ट के 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद से डियर स्टूडेंट 2 से 3 क्वेश्चन इसी क्लास पर आधारित मैं आपको होमवर्क के रूप में देने वाला हूं, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखना बिल्कुल ध्यान से। बोला है 1600 रुपया का 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। बोला है 1600 रुपया का 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी ये आपको। तो साधारण ब्याज कितना दे रखा है 252, तो एक बार और लिख दियो फार्मूला, चलो लिख देते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक, तो साधारण ब्याज कितना दे रखा है 252 रुपया, तो लो भैया 252 रख दिया, ठीक है ना। हो मूलधन की वैल्यू कितना है 1600 रुपया, तो 1600 रख दिया। निकालना क्या है, दर निकालना है, तो लोग 8 रख दिया। अब बात आती है समय कितना होगा। 2 वर्ष 3 महीना, तो 1 साल में कितना महीना, 1 साल में 12 महीना, तो 2 साल में कितना महीना 24 महीना। आज 24 महीना में 3 महीना जोड़ दोगे तो कितना होगा 27 महीना। क्वेश्चन को सिंपल बनाने का तरीका देखो, 2 साल 3 महीना में टोटल 27 महीना होगी। अब ये महीना में है तो 1 साल में कितना महीना होता है 12 महीना, तो नीचे 12 चिपका देना, ये मत बोल देना कि 27 लिख देना। ऐसा इसलिए नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर जो आपको दर निकालना है वार्षिक रूप से निकालना है। तो यदि यहाँ पर आप 27 महीना लिखे हो तो 1 साल में 12 महीना होता है, तो 12 से भाग दीजिए, ठीक है ना। वो यदि यहाँ पर आप वार्षिक रूप से लेते हो तो ऊपर यदि 2 साल है 3 साल है तो हमको नीचे 12 नहीं चिपकाना पड़ता है। मैंने महीने में चेक किया इसलिए मैंने 12 से भाग दिया है, क्योंकि 1 साल में 12 महीना होता है, ठीक है। गुणे 100, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ठीक है। अब देखो 2 जीरो से ई 2 जीरो खूब 4 3 12, 4 चौको 16, 3 9 27, ठीक है। 9 से काटो तो 9 दूना 18 और 9 8 72 और 4 7 28, यानी आर की जो वैल्यू होगी वो आपका 7%, यानी आर की जो वैल्यू होगी वो आपका 7% होगा। यही आपका राइट आंसर होगा। तो हमेशा कोई भी क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए तो सबसे पहला प्रयास आपका होना चाहिए कि क्वेश्चन को हम किस तरीके से सिंपल बना सकते हैं, इस बात पर आपको सोचना चाहिए। यदि मैं इसी क्वेश्चन को वार्षिक रूप से सॉल्व करता था तो ऐसे आपका 2 सही 1/3 मतलब काफी लेंथी हो जाता। देखना लास्ट क्वेश्चन दिए इसमें जो कि सिंपल है। बोला है यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए x रुपये का साधारण ब्याज y रुपया तथा y रुपये का साधारण ब्याज z रुपया, तो आपको कौन सा संबंध सही है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले इन्होंने दे रखा है कि समान वार्षिक दर और समान समय, यानी कि जो वार्षिक दर है और समय है दोनों समान है। तो सबसे पहले हम इसी को मान लेते हैं कि वार्षिक दर और समय दोनों ही समान है। तो ध्यान से देखना, मैं मान लेता हूं कि जो दर है वो आपका x है, दर जो है x है, तो समय क्या होगा, समय भी आपका x होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी इन्होंने क्लियर कर रखा है कि वार्षिक दर से समान वार्षिक दर से समान समय के लिए, यानी कि यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए
x रुपया का साधारण ब्याज y रुपया है। x रुपया का साधारण ब्याज y रुपया है, तो इसको x मत मानो, नहीं तो गलती हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं डियर स्टूडेंट p मान लेते हैं, ठीक है, यानी r भी p है और t भी p है, ठीक है, क्योंकि समान समय और समान वार्षिक दर, ठीक है ना भाऊ। तो बताना है कि x रुपये का साधारण ब्याज y है, तो साधारण ब्याज बराबर क्या, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो x रुपये का साधारण ब्याज y है, यानी कि y आपका साधारण ब्याज है किसका, x रुपये का, यानी मूलधन आपका x है, दर आपका कितना है p है, और समय भी आपका p है, नीचे में 100। यहां तक आपको समझ में आया। x रुपया का साधारण ब्याज y है, तो यहां से देखो, यहां से आप p स्क्वायर की वैल्यू तो निकाल ही सकते हो। p स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 100 का गुणा y में होगा तो 100y, और नीचे में आ जाए x। यहां तक क्लियर है। मैंने क्या किया, p स्क्वायर की वैल्यू निकाला जो कि 100y बटे का x मिल गया। अब आ जाना फिर आगे इन्होंने बोल रखा है कि y का जो साधारण ब्याज है वो z रुपया है, यानी कि y रुपया का साधारण ब्याज z है, तो साधारण ब्याज z दे रखा है किसका, y रुपये का। y मूलधन, दर की वैल्यू p है, समय की वैल्यू p है, और डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना हो। अब देखो, तो z है तो z रखो, y बटे 100 को आप एक साइड रखो। अब भाई का बता p स्क्वायर, ठीक है ना हो, y बटे 100 को मैंने साइड में कर लिया। अब यहाँ पर बचा आपका p स्क्वायर, तो p स्क्वायर का मान आपको पता है 100y बटे x, तो इस p स्क्वायर की जगह पर हम 100y बटे x रख देते हैं, तो रख दो 100y बटे का x। अब हई 100 से हई 100 खोपचा में, तो z बराबर क्या मिल जाएगी, y स्क्वायर बटे का x। तो यहां से आगे क्या लिख सकते हो, यहां से लिख सकते हो y स्क्वायर बराबर xz। इस तरीके से जो संबंध होगा y स्क्वायर बराबर xz होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकली और ट्रिकी था, आपको अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया है, अच्छी तरीके से समझ में आ भी गया होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लास्ट के डियर स्टूडेंट मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन इसी क्लास पर आधारित दे रहा हूं, जो कि आपका मेंसुरेशन, त्रिकोणमिति या साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज से रहने वाला है। तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए